बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ एक्सेल शो के साथ एक दफ़ा फिर हसन बेग और रिमशा हाजिर। नाजरीन, आज 14 अगस्त के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं और 14 अगस्त आप लोगों को पता है कि हमारा जश्न आज़ादी है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा दिन है और पाकिस्तान इस दिन वजूद में आया। इसकी तारीख़ बड़ी पुरानी है। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे सिंध की धरती पे पैर रखा, उस दिन ही पाकिस्तान बन गया था। मकसद उनका ये है कि जब पहला मुसलमान यहाँ पे हुआ तो इसका मतलब है कि दो कौमी नज़रिए के तहत पाकिस्तान बन गया। लेकिन उसके बाद आप लोगों को पता है कि बहुत सारे इनकलाबात ज़माना आते रहे और मुख्तलिफ अदवार गुज़रे और उन अदवार में डेफिनेटली जहाँ पे बहुत सारे ख़ानदानों ने हुकूमत की, उसमें एक ज़्यादा मशहूर ख़ानदान मौलिया ख़ानदान था। उसकी भी बड़ा अरसा जो है वो हुकूमत रही और मुगलिया ख़ानदान का ख़ात्मा जो है वो आप लोगों को तारीख़ याद दिलाता चलूँ कि अंग्रेज़ आ गए और अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आके अपनी नई टेक्नोलॉजी धूप के ज़ोर पे कब्ज़ा कर लिया और यहाँ के लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को बल्कि एक तरह से कॉलोनी बना ली, यरगमाल कर लिया और फिर उन्होंने हुकूमत की। जो लास्ट इनका एपिसोड था जहाँ से अंग्रेज़ ने बाकायदा तौर पे पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कब्ज़ा किया, वो 1857 था। 1857 से लेकर 1947, इसका मतलब है ऑलमोस्ट 90 ईयर्स अंग्रेज़ रहे और 1947 में आके पाकिस्तान बना। लेकिन पाकिस्तान के बनाने में मुस्लिम लीग का एक अहम किरदार था। कांग्रेस चूँकि 1886 में बन गई थी तो 1906 में हमारे जो मुसलमान थे उस वक्त के नवाब, वो इकट्ठे हुए, उन्होंने मुस्लिम लीग की एक दाग बैल डाली और वो दाग बैल जो है होते होते 1906 से लेकर 1947 तक 41 ईयर्स की स्ट्रगल के बाद पाकिस्तान बन गया। लेकिन पाकिस्तान के बनने में एक बहुत बड़ी जो यानी एक क्या कहें, वाटरशेड कहें हिस्ट्री में, वो ये हुआ कि सेकंड वर्ल्ड वार शुरू होगी 1939 में और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस आई। कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया, मुस्लिम लीग ने उसका उस जंग में भरपूर साथ दिया और आखिरकार क़ायद आज़म की कोशिशें रंग लाई और पाकिस्तान बन गया। तो पाकिस्तान बना तो ज़ाहिर है उसका हम जश्न मनाते हैं। आप सब लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक। रिमशा, आपको भी मुबारक है। मुबारक। कैसा आप देखती हैं? मैंने थोड़ा सा एक बैकग्राउंड इसलिए दिया नाजरीन के लिए कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के बनने में बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ज़ाहिर है क़ायद आज़म ने जैसे फरमाया कि जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया तो उस वक्त ही पाकिस्तान बन गया। मीनिंग देयर बाई कि उस वक्त पहला मुसलमान था जो मुसलमान हुआ, तो इसका मतलब है दो कौमी नज़रिया वजूद में आ गया। दो कौमी नज़रिया वजूद में आया तो फिर पाकिस्तान बना। तो आप यानी नौजवान नस्ल इसको कैसे देखती है आजकल के हिसाब से कि कैसा है पाकिस्तान और कैसा आप यानी जश्न आज़ादी मना रहे हैं? सर देखें, पाकिस्तान बज़ाहिर देखा जाए तो वैसा तो नहीं है जिस तरह का सोच के इसको आज़ाद करवाया गया था। अच्छा, वैसा नहीं है। हाँ, वैसा नहीं, लेकिन अलबत्ता वैसे मुझे पाकिस्तान ना बहुत पसंद है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की नेमत और हर चीज़ की आज़ादी है। जी बिल्कुल, हर चीज़ की आज़ादी है। लेकिन जिस तरह क़ायद आज़म ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर एक अलग मुसलमानों का मुल्क बनाया और इसको ईमानदारी के साथ चलने के लिए बनाया, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, वो चीज़ आज नहीं देखते तो फिर थोड़ा अफसोस होता है। एक बात है कि जब पाकिस्तान बन गया तो 11 अगस्त की जो तकरीर है क़ायद आज़म की, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उसने कहा कि यहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं और सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। हर किसी को यानी रियासत जो है वो सब के लिए इक्वल सिटीज़न है और कोई अपनी इबादत गाहों में जाता है, जाके इबादत करता है, तो रियासत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ तो आज भी इम्प्लीमेंट है मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर। हम लोग किसी भी हिंदू को, सिख को या क्रिश्चियन को उसके मज़हब से दूर करने पे नहीं लगे हुए जिस तरह बाकी ममालिक के अंदर है। लेकिन मेरा ख्याल है रिमशा, इसमें थोड़ा सा ना एक फ़र्क पड़ा है। जैसे आपने कहा कि जैसा पाकिस्तान क़ायद आज़म चाहते थे
उस तरह का पाकिस्तान शायद आज उनके यानी ख्वाबों की जो तामील थी वो तो हो गई, लेकिन क्या उसी तरीके से उसका हम आगे मकसद चले नहीं हैं? हुआ। तो थोड़ा सा एक इशू है कि यहाँ पे हमारे यहाँ मिनॉरिटीज़ को गो के राइट्स हैं, डेफिनेटली वो रियासत जो है उसको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करती है, लेकिन हकीकत बात यह है कि बहुत दफ़ा हमें फ़ील होता है कि जैसे मिनॉरिटीज़ जो है ना यहाँ पे थोड़ी डिप्रेस रहती हैं, और बहुत सारी जगहों पे उनके लिए जो है ना, आपने ऑफ एंड ऑन देखा होगा क्रिश्चियंस जो है उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करने के लिए यहाँ की मेजॉरिटी जो है वो कोई ना कोई बहाना बना के उनको कोई ब्लेसफेमी केस में फंसा देते हैं। ये बड़ा अजीब सा किस्सा होता है। आप सर देखेंगे वो हर अब 2 देखा साल जाए बाद एक तो वाक़या ये होता है। सिर्फ क्रिश्चियंस के साथ नहीं है, ये इवन अपने मुसलमानों के साथ भी यही सीन चल रहे होते हैं कि ये तो वो कहते हैं ना कि ये बात ठीक अपनी है, पड़ी हुई है। मुसलमानों के साथ भी है। ये है हर इंसान को नफ्सा नफ्सी का आलम है बेसिकली इधर पाकिस्तान के अंदर भी। हम लोग क़यामत का जिक्र करते हैं कि क़यामत के टाइम नफ्सा नफ्सी होगा, पाकिस्तान में अभी से नफ्सा नफ्सी है। तो ये अभी से उसकी शुरू बेस हो पे गया लगता है मुझे। लेकिन चले आज हम चूंकि जश्न आज़ादी मना रहे हैं तो आज नफ्सा नफ्सी की बात नहीं करते। हाँ, ये बिल्कुल। बताएं कि आपके नज़दीक जश्न आज़ादी मनाने का सही तरीका क्या है, हमें क्या करना चाहिए? सर कोई जश्न समझ आती है? आज़ादी लाइक अब वैसे तो बज़ाहिर तो हमें अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए इस स्पेसिफिक दिन पे, जिस तरह चिट वो था आपके दिल में एम्बुलेंस का था, क्या करना चाहिए? जैसा उन्होंने एक ऐड चला था, एक उन्होंने ऐड चलाया था कि जी एक 500 रुपये का वो आजकल जो बाजा चल रहा है पाँ पाँ वाला जिससे पूरी दुनिया डिस्टर्ब रहती है, उसको लेने की बजाय 100 रुपये का पौधा लेके एक दरख्त उगाएं जो आने वाली नस्लों को। बड़ी खूबसूरत बात बात की करें। है रिमशा ने, नाजरीन एक बहुत खूबसूरत बात की है कि हमें पाकिस्तान की आज़ादी मनाते हुए यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, और आप लोगों को पता है कि हमारा मुल्क जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। तो ये वैसे ये जो हम सारे जश्न आज़ादी मना रहे हैं, अगर हम सारे एक एक दो दो पौधे ही लगा दें, 25 करोड़ लोग हैं, तो ये इसका मतलब है कि कम से कम एक एक पौधा भी लगा दें तो 25 करोड़ पौधे लगने से आपको पता है क्लाइमेटिक चेंज कितना बेहतर, मौसमियाती तब्दीली पे जैसा कितना अभी फर्क है। पाकिस्तान पे ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा खतरा चल रहा होता है और ये आने वाले चंद सालों में मज़ीद बदतरीन होता जाएगा। तो Exactly. हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखें ना, जैसा सर हम लोग स्पेसिफिकली कुछ इलाकों को प्रेफर करते थे कि इधर ग्रीनरी ज़्यादा, जैसा मरी होता था और डिफरेंट होते थे, लेकिन अब आप मरी जाए ना, उधर ठंड मिलेगी ना, आपको ग्रीनरी मिलेगी ना, पहाड़ मिलेंगे, कुछ नहीं मिलने का। चेंजेस आपको पता है, आप तो नज़दीक बैठी हुई हैं, इस्लामाबाद में हम बैठे हुए हैं तो मरी हमारे नज़दीक है, आपको पता ही है। मैं तो बड़े अरसे से मरी गया नहीं हूँ, इसी चक्कर में कि यार वहाँ पे जाके करना क्या होता है, वो नॉर्मल ही हो गया हमारी जैसा। अजीब सा मतलब अब ज़्यादातर जो हमारी ज़मीनें और प्लॉटिंग है पाकिस्तान की, अब जैसा इस्लामाबाद में भी हाउसिंग सोसाइटीज़ का सिस्टम इतना ज़्यादा अरूज पे चला गया है कि हमारे सारे ग्रीनरी को ख़त्म करके वहाँ पे फ्लैट्स और ये सारी चीज़ें बनना शुरू हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले चंद सालों में इस्लामाबाद इज़ इक्वल टू कराची। अच्छा कराची बन जाएगा हम लोग। चले, कराची में वैसे बिजनेस बहुत है, मैं आपको बताऊं। लेकिन कराची में है ना, लेकिन इधर ये वाली पता नहीं। ग्रीनरी, ये वाला जो खूबसूरती है वो ज़ाहिर है उस तरह सर मोस्ट ब्यूटीफुल वो उसमें से कैपिटल्स में से है इस्लामाबाद, अगर देखा जाए नो तो। डाउट। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत बात की कि हमें दरख्त लगाने चाहिए। एक तो ये तरीका है कि आज हम जश्न आज़ादी मनाते हुए इस बात का अहद करें, हम अपने बच्चों को सिखाएं कि वो दरख्त लगाएं। और दूसरा तरीका जो है ना मेरे नज़दीक ये है कि हम आज अहद करें कि हमारे बच्चे जो हैं वो यानी सारे के सारे स्कूलों में जाएंगे और जाके अपनी तालीम हासिल करेंगे। ये बच्चे जो बाहर वर्कशॉपों में और में और जो वो फिर रहे होते हैं और पढ़ते नहीं हैं, मेरा ख्याल है इसका भी हमारा आज का दिन ये तकाजा करता है कि इनको ये तरगीब दी जाए अगर देखा और जाए कोशिश की जाए। कौन से माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी औलाद को पढ़ाना नहीं चाहते? हर बंदा चाहता है, लेकिन गुर्बत के हाथ लेकिन में है। गुर्बत, और अगर जिन्होंने पढ़ा है, जैसा अब हम लोग हैं शुक्र अबव द पॉवर्टी लाइन है, स्टडी किया, यूनिवर्सिटी लेवल तक गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर जनरली देखा जाए इतनी लाखों रुपए की डिग्रियां लेके जब हम बाहर नौकरियों के लिए निकलते हैं तो जब 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी मिलती है ना तो दिल बड़ा दुखता है। तो लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि बच्चों को शुरू से ही कमाई पे लगा दें, इतने लाखों रुपया पढ़ाई पे क्यों लगाएं? नहीं, एक तरीका ये भी हो सकता है कि देखें बच्चों को पढ़ाई एक बेसिक चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ स्किल दी जाए। और आपको पता है हमारी जो यूथ है, हमारे जो यानी यूथ बल्ज है, वो आलमोस्ट अगर 15 साल से 20 साल से 30-35 साल के दरमियान के लोग यानी पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो आपको पता है अराउंड 60-65% वो लोग हैं
और ये वो लोग हैं जो हम और आपकी तरह जो है ना जाके वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन FA BA मास्टर्स कर लेते हैं और उनके पास कोई स्किल नहीं होती। यानी वो जो स्किल है, मेरा ख्याल है कि एजुकेशन देने के साथ साथ आपने अच्छी बात की है कि कम से कम 15,000 20,000 वाली नौकरी से बेहतर है कि आप एक कोई वर्थ वाइल जो है ना उसको किया जाए, यानी उस एजुकेशन को, तो उसके साथ स्किल जो है ना वो करनी जरूरी है। सर यही तो मसला है हमारी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल का। तो फिर जाके बिल्कुल हमारे यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में मैं इवन एक अक्सर ना मेरा पर्सनल भी टीचर्स के साथ क्लैश होता था। मैं उनसे अक्सर ये क्वेश्चन करती कि सर हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं आप लोग? मतलब कि लाइक जो चीज़ें पिछले टाइम पे गलत हो चुकी हैं उसी को बार बार क्यों बताते हैं? आने वाले वक्त की चीज़ें हमें बताए ना कि आगे क्या होना है। पीछे जो हो गया वो तो हो गया, अब नया क्या है? अच्छा, ये जश्न आज़ादी मनाते हुए ना हम बेसिकली तो पाकिस्तान की खुशहाली और उसकी की बात कर रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो गई है, तो उसमें एक बहुत बड़ा इशू जो है वो ये है कि इस पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। इसका भी अहद करना चाहिए, हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए और कोई पॉलिसी आनी चाहिए पॉपुलेशन प्लानिंग की और पॉपुलेशन वेलफेयर के हवाले से और पब्लिक हेल्थ के हवाले से कि ये जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो भी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है। ज़ाहिर है इतनी बड़ी आबादी होगी तो उनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनकी एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ वो इतने ज़्यादा हैं कि उनको कैसे टैकल किया सर आपने पॉपुलेशन कंट्रोल करने का आइडिया देना और हुकूमत ने इसके ऊपर काम करना है तो मौलवी हजरात बड़े ऑफेंड हो जाएंगे सर। नहीं, मौलवी वो कहेंगे जी इस्लाम है, इस्लाम सुन्नत है, बढ़ाया जाए। देखें, आप दो बच्चे पैदा करते हैं तो तब भी इस्लाम के खिलाफ कोई चीज़ नहीं जाती अगर आप बिफोर दैट, ये समझने की बात होती है ना सर। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि हमें इस तरफ भी आज जो है ना अहद करना चाहिए। सर पॉपुलेशन कंट्रोल करके उनको सारी फैसिलिटेट करना वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि 50% आबादी आपकी जो है ना देखें वो बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई है। आप मुझे बताएं कि वो क्या कर रहे होंगे। आप और हम वी आर लकी पीपल, अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कोई इतने इश्यूज शायद नहीं हैं। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊँ, आप क्राइम रिपोर्ट अगर देखें, इवन कैपिटल की देख लें या कैपिटल से निकलें ज़रा, पिंडी इस्लामाबाद के अलावा पूरे मुल्क में यहाँ पे कच्चे के डाकू से लेकर पक्के के डाकू तक बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस आ चुकी हैं। और लोग जो है ना गदागरी से लेकर, आपको पता है सऊदी अरब और UAE जो है ना बाकायदा उन्होंने हमारे वीज़े रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं इसी बुनियाद पे कि जो लोग आते हैं वो सिर्फ गदागरी के लिए आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें एज अ कौम इस बातों को सोचना होगा कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल अगर नहीं करते तो फिर उनकी रोज़गार के वसाइल पैदा करें। रोज़गार के वसाइल अगर पैदा नहीं कर सकते, दहशत गर्दी से जान छुड़ा लें। तो मतलब इतने सारे इश्यूज हैं कि हम किसी एक चीज़ को भी ओवरकम कर लेना तो वो हमारे लिए वो एग्जाम्पल है कि योम आज़ादी में सबसे बड़ा एक तोहफा होगा कि अगर हम अपने मसलों में से कोई एक मसला भी लाइफ टाइम के लिए कवर कर लें। बेसिकली हम पाकिस्तानी हम सोचते हैं, हम शॉर्ट टर्म चीज़ों को सोचते हैं, शॉर्ट टर्म गोल रखते हैं हम लोग कि अगर अभी ये किया है, आज रोटी खा ली तो आज पेट भर गया, कल क्या करेंगे वो उन्होंने सोचना ही नहीं है। हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को सोचते ही नहीं, चाहे हम लोग इंडिविजुअल्स हो चाहे हमारी गवर्नमेंट हो। सही ऐसे ही है। मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरा ख्याल है रिमशा, हमें आज जश्न आज़ादी मनाते हुए ये अहद करना चाहिए कि हमने प्रॉपर प्लानिंग करनी है और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लेके चलना है। यहाँ हमारे यहाँ हेल्थ इशू से लेकर पॉवर्टी से लेकर पता नहीं क्या क्या आपने बात बड़ी अच्छी शुरू की थी क्लाइमेटिक चेंजेस के हवाले से और दरख्त लगाने के हवाले से। ये तो बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इन्हीं बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, यकीन करें आप कहें कि आप साल में अगर 50 पौधे या 100 पौधे लगाएंगे तो आपको 20 मार्क्स एडिशनल मिलेंगे। तो ये बहुत सारे पौधे वैसे ही लग जाने हैं। एग्जैक्टली सर, हम लोग स्टडी से ही ये सारा कुछ कर सकते हैं। ये जो हम क्विज़ेस और ये टेस्ट वगैरह लेके रिटर्न काम करवाते हैं, ये चीज़ें एक्टिविटीज़ हम रखें, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ रखें, वो अच्छे खासे। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है हर चीज़ की, इंसान के अंदर हर, अगर आप देखें पूरे मुल्क में जो जितने भी बड़े बड़े काम है पीछे उसके ज़्यादातर मुस्लिम लोग होते हैं और ज़्यादा पाकिस्तान से ही गए होते हैं। तो उसके बावजूद हम पाकिस्तान के अंदर अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर पाते। आज जश्न आज़ादी मनाते हुए मेरा ख्याल है हमें ये भी ऐद करना होगा कि हम आइन और कानून की पासदारी करेंगे। देखें, आइन और कानून की पासदारी का एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। यहाँ पे हर दूसरे दिन जो है हम देखते हैं कि गरीब आदमी के फंडामेंटल राइट्स से लेकर अमीर से अमीर आदमी भी इफ़ेक्ट होता है। यानी वो जब अगवा हो जाता है तो इसका मतलब उसके भी फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो हो रहे होते हैं।
होते हैं। और दूसरा ये कि हमारी पार्लियामान से लेकर अदलिया से लेकर हमारे मुख्तलिफ हलकों तक बहुत सारी इश्यूज़ हैं आइन और कानून की पासदारी के हवाले से। हमें आज यानी हमारा सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि हम यानी जश्न आज़ादी मनाते हुए ये अहद करें कि हम हमेशा कानून की अमलदारी करेंगे, हम आइन की पासदारी करेंगे। और इसी तरीके से ही आपने आगे जाके, जैसे हम न्यूक्लियर हुए हैं, देखें एक मुल्क जो इतने सारे बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी का शिकार था, लेकिन उसने अहद किया कि हमने अपना जो डिफेंस है वो इम्प्रेग्नेबल बनाना है, तो उसके लिए उन्होंने नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए न्यूक्लियर हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि हर काम हो सकता है, हमारी कौम कर सकती है, और हमें लेकिन इस जश्न आज़ादी को एक अहद के तौर पे लेना चाहिए कि हमने आइन और कानून की पासदारी भी। सर बेसिकली हमारे मुल्क से अगर नेपोटिज्म ख़त्म हो जाए, फेवरेटिज्म ख़त्म हो जाए, ये जो चीज़ है जो हम लोग मेरिट की बेसिस के ऊपर लोगों को हायरिंग नहीं करते, जॉब्स नहीं देते, या मेरिट की बेसिस के ऊपर इंसाफ नहीं होता। बात की मैं इन लाइट मूड अगर एक कर देता ना फिर कुछ नहीं रहता पाकिस्तान। फिर वही तो बात है ना, हमारे मुल्क में नेपोटिज्म, एक बंदा एक जगह एक सीट पे बैठता, आप यकीन माने पूरा इदारा ना देखेगा, उसी के इलाके से भरा होगा। सही बात है। ये एक नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की है। यहाँ पे ये जो नेपोटिज्म और ये जो मतलब फेवर्स और डिसफेवर्स हैं, ये बड़ा इशू है पाकिस्तान का। यही बात है, मेरिट, अब जो लोग काबिल होते हैं, इस चीज़ के काबिल होते हैं, अब स्टडी का उनके पास स्किल्स भी अवेलेबल है, लेकिन उनके पास मेरिट्स नहीं है, उनके पास कोई किसी की सिफारिश नहीं है। आपको किसी इदारे में घुसने नहीं देते कि जी आप सिफारिश लेकर आएंगे तो आप जाएंगे, आप किसके रेफर से आए हैं। बिल्कुल सही है। तो मेरिट नहीं है ना, इस वजह से हम लोग ख़राब हो रहे हैं। और सीटों पे वो लोग बैठे हुए हैं जिनको, लेकिन मैंने वो कहते हैं अपना नाम भी लिखना नहीं आता, तो वो साइन करके दे रहे होते हैं और मुल्क का फ्यूचर डिसाइड कर रहे होते हैं। अफसोसनाक बात है। हमारी तनज़ली की बहुत सारी रीजंस होंगी, कुछ रीजंस बिल्कुल आप सही आपने आइडेंटिफाई किया है कि यही है कि हमने मेरिट पे चीज़ों को जो है ना, हालांकि क़ायद आज़म ने अपने फरमूदात में हमेशा कहा कि ये सबसे बड़ी लानत ये है कि आप किसी को नेपोटिज्म और उसकी बुनियाद पे जो है ना फेवर डिसफेवर्स करें, लेकिन आज तक जारी है। अब पता नहीं ये कब ख़त्म होगा। ये तो वो हिसाब है। सिर्फ इसके अलावा बाकी इस चीज़ को छोड़ के किसी मतलब हर चीज़ हमने शॉर्ट टर्म सोची है, ये हमने लॉन्ग टर्म सोची हुई है। नेपोटिज्म हमने लॉन्ग टर्म चलाना है। खैर अब जैसा देखें, क़ायद आज़म थे, इलामा इकबाल थे, सर सैयद अहमद खान थे, ये सब थे। ये क्या नेपोटिज्म के साथ थे? ये क्या फैमिली थी? कोई भी नहीं था। ये अलग मुल्क, अलग शहर, वो हिसाब है, अलग अलग गलियों से निकले हुए लोग थे, उन सब ने मिलकर एक पाकिस्तान बना लिया। और वो बना हुए पाकिस्तान को तुम चला नहीं सकते। आप जैसा नून लीग, आप सारे के सारे नून लीगी के हर शहर में कोई ना कोई बंदा है। वाई? अच्छा नहीं, वो जाहिर है पार्टियां जब एग्जिस्ट करती हैं तो सारी चीजें जो है ना, अब नून लीग की हुकूमत है डजंट मीन खानदान। हाँ नहीं, ये एक अच्छा मतलब स्लोगन है, और दूसरा ये है कि ये अच्छी शायद सोच भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखें, ये जो जमहूरियत है ना जिसको आप आइडेंटिफाई कर रही हैं, ये तो इंक्लूसिविटी का नाम है। यानी आप सबको मिला के इकट्ठे चलें, यही जमहूरियत होती है। उसमें बड़ा बूढ़ा जवान और मुस्लिम लीगी और जमात इस्लामी और PTI सारे मिल के जो है ना कहीं ये इंक्लूसिविटी जो है ना, फिर जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसी को लोग वोट देंगे। अब यहाँ पे सूरत हाल जो है ना बहुत दफ़ा डिफरेंट होती है। यानी कोई अच्छा परफॉर्म करता है, प्रोजेक्ट्स करता है, और किसी और को वोट स्लोगन्स की बुनियाद पे भी मिल जाते हैं। मैंने देखा है कि ये जो इंक्लूसिविटी है या लोगों की पसंद नापसंद है, ये बहुत दफ़ा चेंज भी होती रहती है। अच्छा, एक दूसरे की मुखालफत में भी लोग वो कर रहे होते हैं। मैं अक्सर लोगों को जब मैं देखती होती है, जब स्पेशली इलेक्शन आते हैं हमारे मुल्क में, तो पार्टी बाजी इतनी होती है, लोग एक दूसरे को शूट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि तुमने मेरी पार्टी के खिलाफ, मेरे बंदे, मेरे वो इन शॉर्ट वो लाइक एक स्लैंग वर्ड जैसा लाइक करते हैं, मुर्शद है हमारे जी, उनके खिलाफ बोल दिया। हम लोग ये नहीं सोचते कि जिनके पीछे हम लड़ रहे हैं उनको तो पता ही नहीं है कि हम कौन है। ये सही बात है। बहुत दफ़ा ये जो है ना, हम अपनी दोस्तियां, अपनी रिश्तेदारियां खराब कर बैठते हैं, हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है उस सियासत से। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन वो PTI को सपोर्ट करता था, तो उसकी ऑपोजिट पार्टी में मतलब लाइक उसके दोस्त यार थे, कजन्स वगैरह, वो नून लीग को सपोर्ट करते थे। उन लोगों में आपस में क्लैश हुए तो एक दूसरे को फायर मार दिया ना कि हाँ तुमने उसके खिलाफ क्यों बोल दिया, तुमने उस बेचारे की टांग पे फायर लग गया। तो अब क्या नून लीग में से नवाज शरीफ को या PTI में से इमरान खान को पता है?
नहीं, कि किसी उसको को नहीं लगा है होता, तो ये उसके तो पीछे अपने हम लड़ आप रहे हैं, नहीं क्यों नहीं लड़ रहे वो हैं? हम अपनी जो छोटी छोटी ईगोज है ना उनको लेके चल रहे होते हैं। तो और जश्न हमारी आज़ादी है हमारी, तो इसका मतलब हमें आज़ाद होना चाहिए ना, हम इन सब की गुलामी में क्यों लगे रहते हैं? हाँ, हमें मतलब है अपनी जो छोटी छोटी वो है अनाथ परस्ती या ईगोइज्म जो है ना उससे जान छुड़ानी चाहिए बुनियादी तौर पे। मैं समझता हूँ कि ये आपने सही बात की है कि हमें ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना इनको इग्नोर करके अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ करना चाहिए। ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, ये सिर्फ अच्छे मीठे स्वीट और सावर आर्गूमेंट्स की हद तक होने चाहिए। ये अगर पर्सनल दुश्मनी में एनिमोसिटी में चेंज हो जाए तो फिर तो इसका बहुत नुकसान होता है। जैसे आपने कहा यहाँ पे तो यानी हमने ऐसे ऐसे वाक़यात भी देखे कि बाप ने बेटे को मारना शुरू कर दिया और बेटे ने बाप को गोली मार दी। ये पॉलिटिकल थाट नहीं है और ये ना ही मेरा ख्याल है पाकिस्तान का या बानी पाकिस्तान का कोई मतलब था इसका। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमारे यहाँ ये हो रहा है और बड़ा रैम्पेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रीली हो रहा है, तो ये बड़ी ज़्यादती की सर बात है। बेसिकली हम सब के अंदर ना बर्दाश्त और सब्र ख़त्म हो चुका है ना। जिस तरह जब मुल्क आज़ाद हुआ था, गांधी जी का एक स्लोगन था कि अगर तुम्हें कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। ये बड़ी बात है। खैर उनका एक अपना फ़लसफ़ा और वो बर्दाश्त का फ़लसफ़ा जो है ना, लेकिन यहाँ पे अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ चुका है। और देखना ये है कि हम अगर आज़ादी इस तरीके से यानी हमें मनानी चाहिए, हमारा बिल्कुल सही है हम जो अभी बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में यानी हमें पहले उनकी मिसालें भी लेनी चाहिए। वो कैसे जश्न आज़ादी मनाते हैं, मतलब अमेरिका कैसे जश्न आज़ादी मनाता है, अमेरिकन लोग कैसे मना रहे होते हैं, या यूरोपियन कैसे मना रहे होते हैं, या मुसलमान कैसे मना रहे होते हैं, ये अफ्रीकन कैसे मना रहे होते हैं। इनको भी देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या यानी ज़ाहिर है एक तो है ना कि आपने कोई गाने बजाने और दूसरे वो जो खुशी का इजहार है, एक वो खुशी आप का अपने इजहार प्लेयर है। के लिए कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उस प्लेयर के साथ जो आप दूसरों को नुकसान देते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में हमारे यहाँ, जिस तरह स्पेशली मरी रोड पे, मैं मरी रोड पे रहती हूँ, मरी रोड पे मैं अक्सर देखती हूँ कि हमारे अंडर पास है, वहाँ से ना लाइक हमारी जो यूथ है, नौजवान नस्ल, टीनेजर्स स्पेशली, सही। वो जो है बाइक लेकर 70 लेकर उसके सिलेंसर निकाल के लेट के चला रहे हैं, रेसे लगा रहे हैं, और इस दौरान बहुत सारे वाकयात होते हैं और अमवात जी, होती हैं। ये आपने सही बात की है। हमने हमेशा ऑब्ज़र्व किया है कि ये जश्न आज़ादी जब मना रहे होते हैं 14 अगस्त को, उस वक्त सिलेंसर निकाल के पता नहीं वो क्या कर रहे होते हैं, वो मतलब व्हीलिंग समझ कर नहीं रहे होते आती, हैं अजीब और सी मतलब वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं और हुकूमत ने बहुत बहुत सारी सारे डेथ्स हो जाती है। पुलिस वाले वहाँ पे खड़े किए होते हैं कि यार व्हीलिंग से रोका जाए, रोका लेकिन जाए, अब लेकिन वो कोई देखें असर नहीं लाखों में होता। लोग निकले हैं तो पुलिस वाले लाखों अब में वो तो नहीं होंगे। नहीं कर सकता ना, यही अब वो जो बाजा सा है उनका बेचारा, वो बजाते हैं कानों में, यकीन माने वो बंदा आराम से ड्राइव कर रहा होता है, वो एकदम से डर जाता है, गाड़ी लग जाती होती है। ये आपकी उम्र जो है ना, ये बाजा बजाने की सर थी। बाजा एक्चुअली ना, आप तो इनसे ना वो करें ना। एक्चुअली एक दफा मेरे साथ भी हुआ ना, मैं ड्राइव कर रही थी, मैं भी अच्छा, इसी तरह रैली में अच्छा, निकली थी शौकिया, तो अच्छा। किसी लड़के ने ना मेरे कान में इतनी जोर से वो बाजा बजा दिया था ना कि मैं ड्राइव ओहो। करते करते इधर से उधर मुड़ गई, समझ ही नहीं आया उस टाइम के हुआ क्या। तो आप वैसे यानी ये जश्न आज़ादी मनाने के लिए रात को निकलती हैं? ये सर बड़ा रात रश तो होता है। नहीं, लाइक बिटवीन असर और इस तरह के टाइम पे निकलती हूँ, अच्छा। वैसे ही शोर शराबा देखने के लिए, हालांकि करती नहीं हूँ, अपना शोर नहीं करती होती, बस देख के खुश अच्छा नहीं तो लगता है। सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ नहीं, मैं निकलती हैं या क्या? सहेलियों दोस्तों के साथ नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी वालदा के साथ, अच्छा, वेरी वो गुड। मतलब मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड वही है, मेरी वालदा। मैं कोई लेकिन और ना आपको हो, पता है मैं उनके साथ कि जाती ये हूँ। जश्न आज़ादी जो है ना, ये हमारे आप जैसे लोग, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो सच्ची बात है कि जश्न आज़ादी का उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है क्योंकि आज़ाद हुए हैं कि नहीं हुए, क्योंकि इतनी गुर्बत है। वो गरीब तो जो भट्ठे पे मजदूर काम कर रहा है, मुझे बताएं कि वो क्या जश्न आज़ादी मना रहा होगा। सर इसलिए हमें हमारे उनको याद करने तो की इस ज़रूरत। तरह कानून है, जिस तरह कानून ही है हमारा कि जब कोई स्पेसिफिक और अच्छा दिन आए, रमज़ान आए, जश्न आज़ादी आए, ईद आए, त्यौहार आए, तो हमने हर चीज़ महंगाई इतनी अरूज पे पहुंचानी है कि गरीब बेचारा वैसे ही ना ले सके। यही मैं कह रहा था कि देखें हम यही बिजली के बाहर बिलों के को मुल्क देखें। रमजान में चीजें सस्ती करते हैं मुसलमानों और के, यहाँ पे हम महंगी लोग हो जाती महंगी हैं। कर देते हैं। हम किधर से फिर हम क्या फायदा फिर जब आप किसी चीज को स्पेशल, हम हुकूमत से मांगते हैं कि हमें डिस्काउंट दे, आज आजादी है, सेल लगाएं, हाँ। और अपनी चीजें बढ़ा देते हैं गरीबों के लिए।
बड़ी अजीब सी बात है वैसे ये नाजरीन, ये रिमशा ने बड़ी अच्छी बात की है कि हम हर यानी जश्न मनाते हुए और हर मौके पे बजाय इसके कि कोई यानी चीज़ें सस्ती करें और कोई दूसरे वो करें, उसकी बजाय हम महंगी कर देते हैं। पता नहीं, आई डोंट नो ये अल्टीमेटली हमारी कौम को किधर लेके जा रही हैं ये ट्रेंड्स। अब ये जो यानी लालच है या ये जो मुनाफाखोरी है इस लेवल की, ये पता नहीं किधर लेके जा रही है। नहीं, आपने सही कहा है, लेकिन अब क्या करें कि यहाँ पे लोग जो है ना वो मौके की तलाश में, मैंने कहा देखा है कि होते हैं कि कोई मौका मिले हम किस तरीके से किसी और को लूट सकते हैं। ये एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया ना कि क़यामत आने से पहले पाकिस्तान में नफ्सा नफ्सी का आलम है। नहीं, नफ्सा नफ्सी तो खैर सही आप कह रही होंगी, लेकिन हकीकत बात यह है कि उस नफ्सा नफ्सी में भी बहुत सारी देखें मायूसी गुनाह है। मैं समझता हूँ कि मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ें जो है ना ठीक हो जाती हैं। कौमों की ज़िंदगी में ना बहुत सारे अदवार आते हैं जिसमें यानी बूम एंड बस्ट की कैफियत होती है, ऊपर नीचे जो है ना होते रहते हैं, लेकिन कौमें सुधर भी जाती हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारी कौम जो है ना आने वाले दिनों में बेहतर सुधर जाएगी, या आपको लगता है और ज़्यादा नीचे चले जाएंगे? आप कैसा फील करती हैं? देखिए, अगर जनरली देखा जाए मेरी नज़र में तो शायद बिगड़ ही जाए। उसकी रीज़न ये है, हम यूथ हैं, हम यूथ ने अभी जो गवर्नमेंट देखी है, हम सब ने देखी है कि सब करप्ट है, सब टोटली। मैं एक किसी की फेवर नहीं करूंगी, एग्जाम्पल सारे ही करप्ट हैं, ठीक है। तो अभी जब वो वाली पार्टीज खत्म होगी, जब यूथ नई पार्टीज बनाएंगी, नई गवर्नमेंट चलेगी, जब हम जैसे यूथ उठ के पॉलिटिशियंस बनेंगे, तो हमने सीखा ही जब करप्शन है तो हमने क्या मुल्क को आगे चलाना है। ये बात सही है। हमने कौम को पता नहीं सबक क्या दिया है। मेरा ख्याल है कि यूथ में भी बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नहीं है आके ना यूथ का थोड़ा सा माइंड डेवलप हुआ है, तो वो एक अच्छाई की तरफ, अच्छा और बुरे का फ़र्क पहचान रही है ड्यू टू सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म्स। तो अच्छे बुरे का या तो होगा कि जब पूरी गवर्नमेंट एक दफ़ा से सारी पार्टीज चेंज होंगी और पाकिस्तान को नए सिरे से चलाया जाएगा, तब शायद एक रिवाइवल आए और अच्छाई की तरफ जाए। अच्छा, यहाँ पे हिस्ट्री हमारी जो है ना बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है। मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की। देखें, बार बार यहाँ पे डिक्टेटर्स आते रहे और वो हमेशा इसी स्लोगन के साथ आते थे, जैसे आप कह रही हैं कि हम नए सिरे से इंशाल्लाह इस कौम को बनाएंगे और रियल डेमोक्रेसी लेके आएंगे और इस मुल्क को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। लेकिन हकीकत बात ये कि हर ऐसे दौर के बाद, जो हम पहले बात कर रहे थे, आइन और कानून की पासदारी ना करते जो कौमें नहीं करती वो बर्बाद हो जाती हैं। तो हमने हमेशा अपने आप को यानी बज़ाहिर वो कह रहे होते हैं, आइन को तोड़ के आइन की बातें कर रहे होते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि हर 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद जो है एक नया स्टार्ट हम लेते हैं, और उस नए स्टार्ट के बाद 14 अगस्त भी मना रहे होते हैं जैसे आज हम मना रहे हैं। लेकिन हकीकत बात ये है कि वो नए स्टार्ट के बाद भी कोई चीज़ तब्दील नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा बैक गियर लगा होता है और हम और पीछे चले जाते हैं। पता नहीं ये कौम आगे कैसे जाएगी। हमारा तो वो हाल है कि पहले तो हमने इंडिया और अंग्रेज़ों से पाकिस्तान आज़ाद कराया, अब पाकिस्तानियों से पाकिस्तान आज़ाद कराया। ये सही बात है, पाकिस्तानियों से पाकिस्तान कैसे आज़ाद होगा? लेकिन पाकिस्तानी वो जो एक्सप्लॉयटर्स हैं, पाकिस्तानी वो जो डिक्टेटर्स हैं, पाकिस्तानी वो जो मुनाफाखोर हैं, पाकिस्तानी वो जो बेईमान हैं, उनसे कैसे आज़ादी हासिल करनी है, ये बड़ा मुश्किल काम है। सर, हर वो बंदा जिसको मौका मिला उसने बेईमानी की है। ये बात सही है। ये हस्बे तौफीक जो है ना, हर बंदे ने ये काम किया है और ये हाथ डाला उसने वहाँ वो किया। लेकिन तो जो ईमानदार रहे हैं बेचारों को, उनको एंड पे क्या मिला? सिर्फ मौत सुनने में आता है। नहीं, अब ये तो ठीक है, वो आप सही कह रही है। लेकिन अब जो हमारे यहाँ हालात चल रहे हैं, तो आप समझती हैं कि इन हालात में पाकिस्तान जो है ना वो कोई आगे किस हद तक जा सकता है? कैसे हम ठीक होंगे? हमारे कर्जे, हमारा IMF के प्रोग्राम्स, हमारे ये जो टैक्सेस, हमारे ये जो महंगाई, पता नहीं कैसे हल होंगे। समझ से बाहर होते हैं। हम कर्जे उतारने के लिए कर्जे लेते हैं, फिर जो हम 25 करोड़ आवाम से टैक्स वसूल करते हैं वो कहाँ जाता है? आई डोंट नो।
ये उसमें से देखें सबसे बड़ा हिस्सा तो उसी कर्जों के मद में चला जाता है। आपने कभी सुना है कि इतना कर्जा उतार दिया? अभी जितना टैक्स हम देते हैं तो इस टाइम तक तो आधे से ज्यादा आईएमएफ का कर्जा उतर जाना चाहिए था। नहीं वो नहीं उतरता ना, हम और ले लेते हैं वो उसमें वर्ल्ड हम बैंक और भी क्यों के, लेते एशियन हैं? डेवलपमेंट बैंक में और भी क्यों लेते हैं? कर्जा उतारने के लिए ही और कर्जा लेते हैं। ये तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब बता सकते हैं कि क्यों सर, ले देखिए, रहे अगर आप हैं, देखें या औरंगजेब बहुत- साहब जो फाइनेंस बहुत मिनिस्टर है एक वो खिचड़ी बता सी है। सकते हम हैं। कर्जा उतारने के लिए भी और कर्जा लेते हैं तब भी कर्जा नहीं उतरता। हम हाँ। टैक्स डालते हैं अवाम के ऊपर कर्जा उतारने के लिए तब भी कर्जा नहीं उतरता। तो आखिर ये कर्जा उतरेगा कैसे? फिर नहीं, तो बस फिर अपना वो घर बेचते मियाँ वाली वाला और बस कर्जा उतार। नहीं नहीं खैर घर बेचने से मैं आपको बताऊं ये सारा कोई काम नहीं होता यहाँ पे। गाय भैंस और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, बेचने से कुछ नहीं होता। असल में इकानमी होती है, मईशत होती है। अगर वो तरक्की कर रही है तो हर चीज़ आगे जा रही है, और अगर वो तरक्की नहीं कर रही है, आप सारा पाकिस्तान भी बेच देंगे तो तब भी कुछ नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि इस पे पाकिस्तान को, वो जो प्लानिंग की हम बात कर रहे थे पहले, प्लानिंग जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक आप प्लान आउट नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एक डेट मैनेजमेंट सेल बना हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और एक इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न है, एक यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही हिस्सा है वो डिवीज़न। इन दोनों का काम ये है कि ये कर्ज़े जो है ना, इन्होंने ज़ाहिर है प्लानिंग करनी होती है कि कैसे हमने अपना डेट या लोन्स जो है ना मैनेज करने, यानी देने हैं, वापस कैसे करने हैं, कर्ज़ उतारो स्कीम कैसे होनी है। लेकिन ये कभी भी कर्ज उतारो की बजाय ये नहीं सोचते कि ये काम हमने करना है, बल्कि कर्ज लेने के लिए ये प्रोग्राम बना रहते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं। बात वही है ना, हम प्लानिंग सारी करते हैं, इंटेलिजेंट हम सारे हैं, हर चीज हमने परफेक्ट बड़ी अक्ल है सानू, लेकिन ऐसी कोई गल हमने नहीं करना है। कुछ नहीं है। असि करना कुछ नहीं, हमने करना कुछ नहीं है। असल मसला है कि वही मसला है ना। अब देखें फॉर एग्जांपल मशहूर होता है कि यार किसी ने कोई सजा काम किया, जुर्म किया तो उसको सजा होगी, उसको जेल होगी। आपने कभी देखा है कि वो जेल से वो बेचारा मुलजिम जो भी जाता है उसके अंदर, जिसने जुर्म किया होता है, वो ठीक होकर आता है, वो ज्यादा बड़ा मुजरिम बनकर आता है। पता नहीं, ये बात आपने सही की है। अभी बड़ा अफसोसनाक खबर आई थी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का फैसला किया 24-25 साल बाद, और जिस केस में फैसला हुआ उस बंदे को तो बेगुनाह करार दे दिए गए, लेकिन वो जेल में मर गया था। अब यहाँ पे इंसाफ मिलते मिलते तो लोग जो है ना, बेगुनाह लोग भी, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो हमें उस पर एतमाद होना चाहिए कि वो सही फैसला किया, लेकिन उस बंदे की जान चली गई। 24-25 साल बगैर किसी यानी जुर्म के बेगुनाह आदमी जो है वो जेल में पड़ा रहा। अब देखें ना, अब जनरली अब इसका इल्ज़ाम कौन अपने सर लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट लेगी? नहीं, कोई भी या नहीं पुलिस लेता, लेगी? कोई भी नहीं लेता, कोई भी नहीं लेगा ना। उसके लिए क्या जश्न आज़ादी होगा? बेसिकली देखा जाए तो ये कत्ल के ज़म में आता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि आपने देखें, ये जो हमारा यानी अदालती निज़ाम है, आपने अच्छा याद दिलाया। तो आपके अपने घर के जो मसले मसाइल हैं वो कैसे चल रहे हैं भाई? यहाँ पे तो सिचुएशन वो भी ऐसे ही चल रहे हैं जैसे घसीट रहे हैं। वही ना, मतलब एक जगह से दूसरी ख्वारी जगह, है ना। दूसरी जगह से तीसरी जगह। आपका अपना घर जो है उसको किराए पे देने के बाद आप मुसीबत में आ गए और आज तक भुगत रहे हैं, तो क्या करें? मतलब यहाँ पे अफसोसनाक बात अभी तो वो हिसाब है, हमें तो सिर्फ साल हुआ है, ठीक है, और हम लोग सोचते हैं कि यार हमारे केसेस बहुत जल्दी जल्दी चले हैं। बाकी जिस लोग, मेरे वालिद साहब हमेशा कहते हैं कि यहाँ लोग आते हैं जब वो जवान होते हैं, और जब यहाँ से जा रहे होते हैं या तो वो मर गए होते हैं, या उनकी नस्लें होती हैं, या हाथों में उनकी सोटियां होती हैं कि वो इतने बूढ़े होते हैं। ऐसे ही है यहाँ पे सिचुएशन जो है ना, वो हम यही यानी इंसाफ की और हमारे पूरे सिस्टम की बात कर रहे थे कि जश्न आज़ादी मनाने का जो सही तरीका तो ये है कि यहाँ पे कम अज़ कम हमारे सारे सिस्टम ठीक हो जाए, आइन और कानून के मुताबिक चलने लगे। हर बंदे को जो है ना वो आज़ादी हो, वो सिक्योर हो, यानी वो जो है कम अज़ कम बुनियादी तौर पे उसको उसकी जो सिक्योरिटी है या उसकी जो सेफ्टी है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे अफसोसनाक बात ये है कि देखिए, दहशतगर्दी का हम शिकार मुल्क हैं, और हमारे लोग जो है ना, रोज़ कल भी बलूचिस्तान में एक डिप्टी कमिश्नर जो है ना, गोली उसको मारी गई, दहशतगर्दों ने मारी और उसकी डेथ हो गई है। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारी जो इंतज़ामिया है, यानी जिन्होंने आम लोगों की हिफाजत करनी थी, उनको इंसाफ देना था, वो खुद महफूज नहीं है। दहशतगर्द ने मारी है। अब ये आपने सुना होगा या तो मीडिया से, जी जी मीडिया से ही सुनते हैं ना, मीडिया से, सोशल मीडिया और मीडिया से ही सुनते हैं। क्या हमें ये कंफर्म होता है कि आप दहशतगर्द थे या आपसी जाती दुश्मनियां थी?
हाँ पता नहीं, आई डोंट नो। मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें साथ साथ, जहाँ पे आप रोज़ सुनती होंगी कि के में खैबर पख्तूनख्वा में हमारे गरीब पुलिस वाले जो है ना, उनकी चौकियों पे हमले होते हैं और वो रात को यानी बेखबर सोए होते हैं या वो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे तो ये सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी होती है। ये दहशत गर्द जो है ना, इन्होंने दहशत गर्दों ने जो है ना हमारी जान खाई हुई है। मेरा ख्याल है कि उससे भी आज़ादी हासिल करना जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखें कब तक ये आज़ादी हासिल होती है, क्योंकि हम बड़े अरसे से ये जंग लड़ रहे हैं। सर देखें, अब आज़ादी हमें इन दहशत गर्दों से कब हासिल होगी, आपने ये आज जाते जाते हमने ये सवाल किया था। तो अगर हम देखा जाए आखिर दहशत गर्दों को मसला क्या है? दहशत गर्द भी तो देखा जाए तो पाकिस्तानी ही है ना, हमारी अपनी कौम में से पता हैं, नहीं मुसलमान पाकिस्तानी है, हैं, अफगानी है, बहुत सारे रिमशा मिले हुए हैं। मैं मिले हुए आपको हैं, बताऊं कि लेकिन ये सिर्फ ये नहीं है। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो जी पाकिस्तान को ही दहशतगर्द कहा जाता है, जी। पाकिस्तानियों को ही दहशतगर्द कहा जाता है। अब हमने ऐसी बात शुरू की है, चले उसको छोड़ देते हैं। बुनियादी तौर पे हम ये कह रहे हैं कि हमें जो आज़ादी यानी असल में आज़ादी उस वक्त मनाएंगे जब हमारी दहशत गर्दों से जान छूट जाएगी। असल में आज़ादी उस वक्त मनाएंगे जब हमारी ये जो अनपढ़ लोग हैं, गुर्बत है, उससे जान छूट जाएगी। सर एक जब एक साल एक एक मसले को सॉल्व करने के लिए रखें और हर साल फिर आज़ादी मनाई जाए। नहीं, मेरा ख्याल है, यकीन करें, मैं तो समझता हूँ कि इस काम के लिए अगर 2-2 3-3 साल भी रख लें तो तब भी हमारे वारे आता है कि आप 10-15 साल बाद जो है ना ठीक मुल्क होंगे। मैं समझता हूँ कि एशियन टाइगर होंगे। हमें तो उस लिहाज से आज़ादी जो है ना मनानी चाहिए। और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना इस पे दाव पे लगा हुआ है। और अभी आप तो खैर खुद बच्ची हैं, तो बच्चों का, आपका मुस्तकबिल, हमारा सबका हम मुस्तकबिल जो जैसे है ना, लोग जो है ना वो जो है ना पाकिस्तान को अच्छा करने के बजाय पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। तो बुनियादी तौर पे हमें जो यानी सोचना है, जिस बात पे ज़्यादा गौर करना है, वो ये है कि हम कैसे पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बना सकते हैं जो जहाँ पे अमन ही अमन हो, खुशहाली ही खुशहाली हो, और जहाँ जैसा पे कि इसके लिए ख्वाब देखा जैसा गया कि था। ख्वाब देखा गया था। चले नाजरीन, आज हम बुनियादी तौर पे जश्न आज़ादी मना रहे हैं। और जश्न आज़ादी मनाने का जो बेहतरीन तरीका है, वो मेरा ख्याल है कि रिमशा ने बड़ा अच्छी तजवीज़ दी थी कि हमें दरख्त लगाने चाहिए। हमारा क्लाइमेटिक चेंजेस का मसला है, हमें गुर्बत से जान छुड़ानी चाहिए, हमें जहालत से जान छुड़ानी चाहिए, हमें दहशत गर्दी से जान छुड़ानी चाहिए, हमें उन सारे यानी चीज़ों से जान छुड़ानी चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान कमज़ोर होता है। बानी पाकिस्तान का मकसद कभी भी ये नहीं था कि एक ऐसा पाकिस्तान होगा जहाँ पे लोग खुशहाली की बजाय गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, जाहिल होंगे। ये बेहतरीन तरीका यही है कि पाकिस्तान, आज जो हम जश्न मना रहे हैं, बिल्कुल जश्न मनाएं, बैंड बाजे बजाएं। और पाकिस्तान में हर किसी को आज़ादी है, लेकिन ये है कि आज के दिन ये खुशी मनाते हुए ये ज़रूर अहद करें कि हमने बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो हल करने हैं। और इन मसले मसाइल को हल करने के लिए आप और हम सब अहद करें कि हम आने वाले दिनों में और मेहनत करेंगे, हम आइन और कानून की पासदारी करेंगे, और पाकिस्तान जो है ना एक खुशहाल मुल्क होगा। इसके साथ ही मुझे और रिमशा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।